अच्छा, तो सर इसके अंदर ये बताएँ कि जब एक दफ़ा कंप्लेन हो जाती है, आपने बताया एफआईआर जो है एनसीसीआई है, वो दर्ज कर लेती है। उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है? एक चीज़ हमने ये हमेशा देखी है कि एनसीसीआईए ने किसी सहाफ़ी को या किसी भी एक्यूज़्ड को गिरफ़्तार कर लिया और उस टाइम पे उसके खिलाफ़ अभी सिर्फ़ कंप्लेन होती है, एफआईआर नहीं हुई होती। तो क्या एनसीसीआईए ऐसे अरेस्ट कर सकती है विदाउट एफआईआर? ऐसे होता नहीं है। बेसिकली अच्छा। लॉ ये कहता है कि जब किसी बंदे के ख़िलाफ़ आपने इंक्वायरी की है और उस इंक्वायरी में ये एस्टैब्लिश हो गया कि ये क्राइम कमिट हुआ है और ये जो है ये ठीक है। ऑफेंडर है, हुँ। तो फिर उसको एफआईआर में कन्वर्ट करें। अच्छा, जब एफआईआर हो जाएगी तो तब अरेस्ट करेंगे। तब आप अरेस्ट करेंगे। ठीक सिर्फ़ है। इंक्वायरी की बेसिस पर वो आप नहीं उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा पुलिस का निज़ाम है, एफआईआर होगी तो तब उसको अरेस्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप अरेस्ट करेंगे तो वो इल्लीगल कस्टडी और इल्लीगल कन्फाइनमेंट में वो उसके ज़ुमरे में आएगा। अच्छा, इसमें फिर ये बताएँ कि जब बंदा अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर बेल का क्या तरीक़ेकार है? किस टाइम पे बेल की जा सकती है? अगर तो मुझे पता चल गया है, किसी सही है। एक्यूज़्ड पर्सन को पता हाँ, चल गया है कि उसके खिलाफ़ एफआईआर हो गई है ठीक है। और वो अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ, तो फिर डेफ़िनेटली वो प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्रोच कर सकता है। अपनी जो कंसर्न्ड यहाँ पर अगर रूटीन की पुलिस की एफआईआर है तो वो सेशंस कोर्ट को अप्रोच करेगा और अगर ठीक है। एनसीसीआईए की एफआईआर है कोई तो एनसीसीआईए के स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो बनी हुई हैं वहाँ पर हैं, ठीक वो है। भी एएसजे साहिबान ही हैं, एडिशनल सेशंस जजेस हैं, लेकिन उनको वो दे दिया गया पोर्टफोलियो या वो एनसीसीआईए की एफआईए की कोर्ट उसको वो डेजिग्नेट कर दिया गया, तो वो उस कोर्ट को अप्रोच करेगा। लेकिन अगर उसको मौका नहीं मिला प्री अरेस्ट करवाने का तो फिर और वो गिरफ़्तार हो गया तो डेफ़िनेटली देन जैसे ही उसका जुडिशियल रिमांड ख़त्म होता है तो फिर वो पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए वो अप्रोच कर सकता है उसी कोर्ट को, वो जो एनसीसीआईए की कोर्ट है, और वहाँ से अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता तो डेफ़िनेटली फिर आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, जुडिशियल रिमांड की आपने बात की, एक जुडिशियल रिमांड होता है, एक फिज़िकल रिमांड होता है। हम्म। इन दोनों में क्या फ़र्क है? और ये कितने टाइम के लिए जुडिशियल रिमांड दिया जाता है नॉर्मली? अच्छा, हमारे जो रूटीन का लॉ है, जो जी, जी। पुलिस का लॉ है, सीआरपीसी है, उसमें तो मैक्सिमम जो जुडिशियल फिज़िकल रिमांड है वो 14 दिन का रिमांड है। ठीक है। 14 दिन से रिमांड, वो भी एक ही टाइम में 14 दिन का रिमांड कोर्ट नहीं दे सकती। अच्छा। वो डिफरेंट इंटरवल्स में 3 दिन के लिए, अगर वो डिपेंड करता है कि ऑफेंस की नेचर क्या है, नौइयत क्या है। ठीक है। अगर तो कोई ग्रेव किस्म का ऑफेंस है तो फिर वो कोर्ट ज़्यादा दिन के रिमांड पर वो उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास उसको रखती है। लेकिन अगर रूटीन का कोई माइनर ऑफेंस है तो फिर बहुत सारे केसेस में फ़िज़िकल रिमांड दिया भी नहीं जाता जब रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। लेकिन एनसीसीआईए का लॉ थोड़ा मुख्तलिफ है। ये जो रिमांड है ये ज़्यादा दिन के लिए, ग़ालिबन 30 दिन का रिमांड जो है वो अलाउ करता है डिफरेंट इंटरवल्स में। अभी एक रीसेंट केस आया जिस तरह आपने देखा कि पहले ही पेशी के ऊपर उनको 6 दिन का रिमांड जो है वो दे दिया गया, तो उस रिमांड को बिल्कुल। फिर जब दोबारा पेश करेंगे तो फिर वो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि 30 दिन तक जा सकता है। ठीक है। और जुडिशियल रिमांड और फिज़िकल रिमांड में डिफरेंस ये है कि जब कोई बंदा, कोई अक्यूज़्ड गिरफ़्तार हो जाता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहता है कि मुझे इससे कोई रिकवरी करनी है, सपोज़ एनसीसीआईए कोई ऑफेंस इन्वॉल्व है, तो फिर वो गैजेट्स, जिन गैजेट्स के थ्रू वो स्कैमिंग में इन्वॉल्व थे या हैरेसमेंट में, कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप वगैरह है, कोई कंप्यूटर है, तो वो रिकवरी करनी है, तो उसके लिए वो कहता है जी मुझे उसकी फ़िज़िकल जो कस्टडी है वो दी जाए। बिल्कुल तो ठीक है। उस मकसद के लिए कोर्ट जो है वो फ़िज़िकल कस्टडी वो ग्रांट करती है। अब यहाँ पर एक गलतफ़हमी यहाँ पर ये भी है कि फ़िज़िकल कस्टडी का आम तौर पर ये मतलब लिया जाता है कि उस दौरान पुलिस कोई टॉर्चर कर सकती है या एनसीसीआईए के ऑफ़िशियल्स जो हैं उनको बिल्कुल, ये टॉर्चर मैंने कर आपसे ये सकते हैं। पूछना है। ये बहुत गलत किस्म का एक कॉन्सेप्ट है और इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा करना बज़ाते ख़ुद एक क्राइम है, एक जुर्म है, और उस अगर ये साबित होता है तो उस एनसीसीआईए ऑफ़िशियल के ख़िलाफ़ या पुलिस ऑफ़िशियल के ख़िलाफ़ पुलिस ऑर्डर के तहत, पुलिस रूल्स के तहत, हमारी पीपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने वो बात की कि जुडिशियल रिमांड, जब फिज़िकल रिमांड ख़त्म हो जाता है, वो या टाइम पूरा हो गया है या कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, कोर्ट कहती है जी फर्दर हम आपको फिज़िकल रिमांड नहीं दे सकते, तो फिर कोर्ट उस एक्यूज़्ड को अपनी कस्टडी में ले जुडिशियल लेती है। रिमांड में वो जुडिशियल कस्टडी में ले लेती है और उसको जेल भिजवा देती है। तो ये वो स्टेज होती है जब गिरफ़्तार शख्स के पास वो ओपन होता है कि वो अब वो बेल अप्लाई करे। वो उसने फिर देखना है कि वो उसको फ़ौरी बेल अप्लाई करनी है, कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन, या जो ऑफेंस उसके ऊपर वो चार्ज लगाया गया, या उसने कुछ अरसा इंतज़ार करके वो बेल दायर करनी है। अच्छा, तारिक साहब ये बताएँ हमें कि अगर कोई शख्स जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई साइबर क्राइम उसके साथ होता है, यानी कि
अगर किसी शख्स के बारे में कोई किसी ने नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, या अगर किसी को बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और वो NCCIA के पास जाना चाहता है, तो क्या तरीक़ेकार है NCCIA को अप्रोच करने का? देखें, हमारा यहाँ पर सपोज़ जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि ऑनलाइन वो कोई हरासमेंट है या कोई डेफेमेशन है, किसी को बदनाम किया जा रहा है, तो आपने पहले देखना है, फ़ोरम तय करना है कि किस फ़ोरम पर आपने जाना है, रिड्रेसल का फ़ोरम। आप रूटीन की डेफेमेशन की कोर्ट में, वो जो हम सेशंस कोर्ट में वो इस्तिगासा फ़ाइल करते हैं, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो कि सेशंस कोर्ट में चलता है, वहाँ पर आपने अप्रोच करना है, या आपने NCCIA को अप्रोच करना है। अगर तो वो सोशल स्पेस में वो हुआ है तो डेफ़िनेटली NCCIA को आप अप्रोच कर सकते हैं। और इसी तरह अगर टीवी के ऊपर जो ब्रॉडकास्टिंग जिनके पास लाइसेंस है, ऐसे टीवी या मीडिया हाउसेस या रेडियो वगैरह, अगर वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है तो आपने पहले वो तय करना है कि आपने किस फोरम पर जाना है। NCCIA को अप्रोच करने के लिए मेन यही है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर ये सारा मामला हुआ है, वहाँ पर ये क्राइम कमिट हुआ है, तो आप उनको फिज़िकली भी एप्लीकेशन उनको सबमिट कर सकते हैं। उनका वहाँ जो भी आपका करीबी ऑफिस है NCCIA का, और उनकी वेबसाइट के ऊपर भी वो कंप्लेंट का एक ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पर भी जाके आप वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और उसके साथ आप जो एविडेंसेस हैं आपके पास वो साथ अटैच कर दें, तो वो ये NCCIA एजेंसी जो है वो हरकत में आ जाती है। एविडेंस उसके साथ क्या क्या अटैच करते हैं? मिसाल के तौर पर कोई ऑनलाइन वो हरासमेंट चल रही है, तो वो कोई मैसेजेस मुझे कर रहा है बार बार, मना करने के बावजूद वो ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी कोई पिक्चर्स वगैरह हैं जो इस तरह ऑब्सीन किस्म का मटेरियल है, वो अगर कोई शेयर कर रहा है और उसको शेयर करने की धमकी दे रहा है, तो इस तरह के जो मैसेज सारे एविडेंस कंप्लेंट के साथ लगा दें, वो कंप्लेंट के साथ अटैच कर दें, ताकि जो आगे ऑफिसर है जो उसको जिसने उसकी स्क्रूटनी वगैरह करनी है उसको अंदाज़ा हो कि कोई सीरियस मैटर है और उसको मैंने इदारे को हरकत में लेके आना। अच्छा, NCCIA में जब आप कंप्लेन करता है कोई भी बंदा, तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको अपॉइंट हो जाता है। क्या कोई शख्स जो है अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ले सकता है? अच्छा, इसमें ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा रूटीन का जो पुलिस का निज़ाम है और NCCIA का निज़ाम है। पुलिस के पास जब आप लेकर जाते हैं कोई भी कंप्लेंट, तो वो हम सेक्शन 154 CRPC वो उसके ऊपर वो FIR डायरेक्टली, अगर उनको लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो उसकी वो FIR दर्ज कर देंगे। वो प्रायर कोई इंक्वायरी वगैरह की उनकी वो ड्यूटी बाउंड नहीं है। लॉ कहता है कि आप वो कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट हुआ है तो उसको FIR में कन्वर्ट करें। साइबर क्राइम में NCCIA का इनका तरीक़ाकार, इनके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। वो पहले एक इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करते हैं, ठीक है, और वो इंक्वायरी ऑफिसर पहले अपनी इंक्वायरी करता है, और उस स्टेज के ऊपर भी, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर भी वो नोटिस वगैरह करके अंडर वो सेक्शन 160 CRPC वो नोटिस वगैरह करके उस मामले में इन्वॉल्व जो एक्यूज्ड हैं या कोई विटनेसेस हैं जिनको पता है उस मामले का, जिनके पास वो इंफॉर्मेशन या एविडेंस हो सकती है, तो वो उनको तलब करके तो वो उसमें अपनी इंक्वायरी, इनिशियल इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करता है। और उस इनिशियल इंक्वायरी में अगर उनको लगता है हाँ ये ये जो ऑफेंस रिपोर्ट हुआ है ये वाकई में ये जेन्युइन है और उसको FIR में कन्वर्ट करना चाहिए, तो देन वो अप्रूवल के साथ वो उसको FIR में कन्वर्ट करते हैं, और उस FIR के बाद फिर जो है वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन वगैरह होके तो वो रिपोर्ट सबमिट। तो ये जो टाइमलाइन है कंप्लेन सबमिट करने से FIR होने तक, ये नॉर्मली कितना टाइम लगता है NCCIA में? ये डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। अब अंदाज़ा है आपको कि बहुत सारे क्राइम्स जो हैं वो साइबर स्पेस में हो रहे हैं, तो NCCIA की उस तरह कैपेसिटी नहीं है। उनके पास जो इन्वेस्टिगेटिंग या इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट्स जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और उनको आगे फर्दर प्रोब करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो ऑफिसर्स नहीं हैं। और ये तादाद कम होने की वजह से ही है जो आप डिस्कस कर रहे थे कि ये जो रेशो है, कन्विक्शन का जो रेट है वो कम है। वो इसी वजह से है कि वो लूप होल्स बहुत ज़्यादा रह जाते हैं कि उस तरह ऑफिसर्स नहीं हैं, वो पर्सनल्स नहीं हैं जो उसको इंक्वायरी में आगे लेके